नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 106 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा सामंतवाद से पूंजीवाद से संक्रमण विवाद 1। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि यूरोप में जो सामंतवादी प्रथा चलती थी उस प्रथा का अंत कैसे हुआ और पूंजीवादी प्रथा का उदय कैसे हुआ। साथ ही साथ हमें इस चैप्टर में यही बताया जाएगा कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था का जो पतन था उसके क्या कारण थे और इसमें विद्वानों की क्या क्या राय है। हर एक विद्वान अपनी अलग राय देगा। इसे ही हम कहेंगे कि सामंती व्यवस्था से जब पूंजीवादी व्यवस्था हम जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से विवाद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सामंती अर्थव्यवस्था के कारण कुछ और थे और कुछ का कहना है इसके कारण कुछ और थे, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ इस चैप्टर में सबसे पहले हमें सामंती अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताई जा रही हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताई जा रही हैं, यानी कि सामंती अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न है। तो देखिए, जब हम सामंती अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और सामंतवाद की बात करेंगे, फ्यूडलिज्म की बात करेंगे, तो पहले मैं इसे अपने शब्दों में बता दूँ कि एक राजा होगा, वो राजा अपने किसी कुलीन को, यानी कि किसी एक बड़े अधिकारी को या फिर अपने ही किसी रिश्तेदार को या फिर कोई एक बहुत बड़े ज़मींदार को या फिर किसी अमीर वर्ग के लोगों को ज़मीन का एक हिस्सा देगा और उस ज़मीन के हिस्से पर यह कहा जाएगा कि भैया इस पर आप क्या करवाओ, खेती करवाओ। अब क्या होगा, ज़मीन का जो हिस्सा जिसे दिया जाएगा वो व्यक्ति सामंत कहलाएगा और उसके अंतर्गत जो जागीर है, उसके अंतर्गत जो ये ज़मीन है वो उसकी क्या कहलाएगी, सामंती। अब ऐसे में वो कुछ लोगों को उस पर खेती करने के लिए रखेगा जो कृषिदास कहलाएंगे। अब साल भर में वो क्या करेगा, सामंती राजा को भेंट देगा, राजा को धन देगा और ज़रूरत पड़ने पे राजा को सैनिक सहायता भी देगा। आगे चलकर ये सामंती बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और कुछ तो राजा का विद्रोह तक कर देंगे, खुद राजा बन बैठेंगे। तो यूरोप में इसी व्यवस्था को हम सामंती अर्थव्यवस्था कहेंगे और ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होगी, कृषि पर, यानी कि इसमें औद्योगिकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपसे कोई पूछे यूरोप में सामंतवाद क्या है, आई होप सो आपको समझ में आ जाए। अब ये चैप्टर में शुरुआत में सबसे पहले सामंती व्यवस्था के बारे में बताएगा। तो सामंती अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से हम किस पर डिपेंड है, कृषि पर। पहली लाइन यही कह रही है। इसमें जागीर या जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग होगा जो बिल्कुल सामंती अर्थव्यवस्था का सेंटर होगा। जागीर के मालिक को ही हम क्या कहेंगे, सामंत कहेंगे। और ये भूमि उसे कौन देगा, राजा। राजा सामंती को भूमि आवंटित करेगा और वो सामंती कौन होगा, या तो कुलीन जन होगा कोई या फिर श्रेष्ठ वर्ग होगा। तो ये बड़े वर्ग से व्यक्ति होगा, तो ये ज़मीन पर खुद खेती नहीं करेगा। ये खेती करने के लिए कुछ लोगों को रखेगा जिन्हें क्या कहा जाएगा, सर्फ या कृषिदास कहा जाएगा, जो जमींदारों की जागीरों से बंधे होंगे। उनका काम ये होगा कि वो इसी जागीर पर खेती करें। खेती करने के साथ साथ उन्हें एक छोटी सी ज़मीन दी जाएगी रहने के लिए। उस ज़मीन पर उनका थोड़ा बहुत नियंत्रण होगा। सामंती जब मर्जी तब चाहे उनसे वो ज़मीन छीन भी सकता है। अब वो अपनी ज़मीन के टुकड़े पर तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ सामंती की ज़मीन पर भी काम करेंगे और सामंती के घर पर भी काम करेंगे, घर पर भी सेवा देंगे। ऐसी शोषणकारी प्रथा थी ये, कौन सी, सामंती अर्थव्यवस्था, जो कि पूरे यूरोप में लगभग विद्यमान थी। तो अगर देखा जाए तो इसमें एक राजा होगा, कुलीनों को जमीन आवंटित करेगा, इस बदले में कुलीन जो होंगे वो राजा को धन देंगे और अपने सैनिक सुविधा भी प्रदान करेंगे, सैनिक सहायता भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अगर हम यूरोप के समाज की बात करें तो यूरोप का समाज 3 श्रेणियों में बटा था, जिसमें सबसे ऊपर था राजा, उसके बाद था कुलीन वर्ग यानी कि सामंती वर्ग और सबसे नीचे था कृषिदास। इसके साथ साथ समाज में एक और वर्ग था, वो था चर्च। अगर हम मध्यकालीन यूरोप की बात करें तो कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा भूमि स्वामी था। उसके पास इतनी सारी भूमि थी, उसने उतने सारे लोगों को रखा था और वो बहुत दमनकारी था, बहुत शोषण करता था लोगों को। वो ये कहता था कि मैं लोगों की मुक्ति दिलाऊंगा और जन्म से ही लोगों का काम निर्धारित कर दिया जाता था। ऐसे में ये जो चर्च था ये दैविक शक्ति अपने आप को मानता था और ऐसे में लोगों को ना चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था। तो जो साधारण जनता थी, जो आम जनता थी, जो सबसे निचला वर्ग था, वो पूरी तरीके से दबा हुआ था, कहीं पर सामंत तो कहीं पर चर्च के द्वारा। इसी दौरान शहरों की अगर बात की जाए तो शहरों में कुछ लोग कृषि छोड़कर कुछ और भी कार्य करते थे, गैर कृषि कार्य करते थे, जैसे शिल्पकारी करते थे। जो शिल्पकारी करते थे उन लोगों के समूह को श्रेणी कहा जाता था और यहाँ पर विनिर्माण होता था, यानी कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती थी, उद्योग होते थे। उत्पादन की मात्रा क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, ये सब श्रेणी निर्धारित करती थी, यानी गिल्ड निर्धारित करती थी। गिल्ड अपने सदस्यों के सामाजिक धार्मिक पहलुओं का भी ध्यान रखती थी, उनके जीवन के लिए भी जिम्मेदार होती थी।
गिल्ड का उत्पाद यानी कि श्रेणी जितने भी सामान को बनाती थी वो लंबी दूरी के बाजारों में बेच दिया जाता था। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रही है भाई? सामंती अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, जबकि शहरों में कुछ गैर कृषि कार्य भी हो रहे हैं। अब पूंजीवाद की बात करेंगे तो देखिए, पूंजीवाद में कृषि पर निर्भर नहीं होगा। पूंजीवाद पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करेगा, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रखेगा, स्पेशलिस्ट बंदे होंगे, बड़े पैमाने पर मशीनों का यूज़ किया जाएगा और एक खुली अर्थव्यवस्था होगी। जबकि सामंती अर्थव्यवस्था एक स्थानीय अर्थव्यवस्था है, वो केवल ना अपना पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था होगी ना, वो एक देश से दूसरे देश तक जाएगी, बड़े पैमाने पर मशीनों से निर्माण होगा सामान का, और उत्पादन इतना ज़्यादा होगा कि अपने देश के लिए तो उत्पादन होगा ही होगा, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी उत्पादन करने के लिए सोचा जाएगा। तो सामंती अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश भी होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा, निजी संपत्ति के बड़े बड़े मालिक होंगे और साथ ही साथ पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। इसमें एक गतिशीलता है, जबकि सामंती अर्थव्यवस्था में गतिशीलता नहीं है। तो यहाँ पर सामंती अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब यहीं से एक विवाद की शुरुआत होती है, और वो विवाद ये है कि सामंती अर्थव्यवस्था जब यूरोप में इतनी ज़्यादा थी तो उसका पतन कैसे हुआ, सामंती अर्थव्यवस्था खत्म कैसे हो गई, और सामंती अर्थव्यवस्था के तुरंत बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय क्यों हुआ, जिसके बारे में अलग अलग विचारकों की अलग अलग राय है। तो सबसे पहले जो विचारक है जिनका नाम है मॉरिस डॉब। मॉरिस डॉब ने एक किताब लिखी है, स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, और यहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है कि सामंतवाद का पतन कैसे हुआ। डॉब ने ये कहा, डॉब जो था ना, ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। देखिए, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में जब जब पूंजीवाद होगा तो क्या होगा, दो प्रकार के वर्ग का उदय होगा। एक वर्ग होगा जो कि पूंजीपतियों का होगा, और जो दूसरा वर्ग होगा वो मजदूरों का होगा। पूंजीपति वर्ग लगातार मजदूरों का शोषण करेगा और मजदूर क्या करेगा, फिर एक दिन क्रांति कर देगा, और इस तरीके से एक अर्थव्यवस्था पतन की ओर चली जाएगी। ऐसा कार्ल मार्क्स की विचारधारा बहुत शॉर्ट में, जबकि कार्ल मार्क्स को हम शब्दों में नहीं बांध सकते भाई। तो अगर हम मॉरिस डॉब की बात करेंगे तो ये कौन सी विचारधारा से प्रेरित है? ये मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित है। इसने ये कहा कि एक युग में ना एक ही तरीका चलता है, या तो सामंतवाद चल रहा है, आगे चलकर पूंजीवाद का आना बिल्कुल तय है। यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार ना चलायमान होती है, लगातार गतिशील होती है, और समय आने पर उसमें परिवर्तन होते हैं। लेकिन एक समय में ना अर्थव्यवस्था में एक ही तरीका अपनाया जाएगा, एक समय में ना एक जैसी अर्थव्यवस्था का दबदबा होगा। जैसे आज की बात करूँ मैं, तो वर्तमान युग में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अपना दबदबा स्थापित कर चुकी है। तो ऐसे में उस टाइम पे अगर बात की जाए तो ये कह रहा है कि उत्पादन में एक ही अर्थव्यवस्था होगी। कौन कह रहा है ये बात? मॉरिस डॉब कह रहा है। लेकिन साथ साथ कुछ और अर्थव्यवस्थाएं भी छोटे छोटे स्तर पर हो सकती हैं। तो ऐसे में मॉरिस डॉब ने यह कहा कि सामंती अर्थव्यवस्था से जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संक्रमण हुआ, यानी कि सामंती अर्थव्यवस्था का जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, तो तीन चीज़ों पर जोर दिया उन्होंने। किसने? मॉरिस डॉब ने। मॉरिस डॉब ने यह कहा कि 14वीं शताब्दी में सामंतवाद में संकट आया और 16वीं शताब्दी में सामंतवाद बिल्कुल खत्म हो गया, और जैसे सामंतवाद खत्म होता है वैसे 17वीं शताब्दी में पूंजीवाद शुरू होता है, और पूंजीवाद के शुरू होने के बाद ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मतलब पूंजीवाद पूरी तरीके से फैल चुका है और सामंतवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि ये सारा खेल लगभग 200 से 300 सालों का है, जहाँ पर सामंतवाद धीरे धीरे खत्म होगा और पूंजीवाद धीरे धीरे उदय होगा। ये बात मॉरिस डॉब कह रहा है। यानी कि 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी की शुरुआत में पूंजी उत्पादन काफ़ी हद तक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली शुरू हो जाएगी। डॉब द्वारा सामंतवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसमें आर्थिक व्यवस्था भूमि से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था कानून से जुड़ी हुई है, जिसमें एक ही व्यक्ति सारे लाभ प्राप्त करेगा। सामंतवाद में जहाँ सामंती भूस्वामी होगा और किसानों के बीच संबंध होगा, यानी कि सामंतवाद में सामंती और किसानों के बीच में सामाजिक संबंध होंगे। सामंती कुलीनजन होगा और किसान उसकी भूमि पर काम करेगा। कृषिदास या बंधुआ प्रकार की खेती होगी, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर ये बंधुआ मजदूर काम करेंगे। डॉब ने तर्क दिया कि सामंतवाद का जो पतन है ना, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि सामंतवादी प्रणाली में अंतर्विरोध थे, क्योंकि गरीबों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। तो ऐसे में एक दिन गरीब अपने अधिकारों की बात तो करेगा ही करेगा। यानी कि सामंतवादी प्रथा खुद ही अपने पतन का कारण थी। यानी कि सामंतवादी प्रथा खुद ही अपने पतन का कारण थी। उसके अंदर जो विरोध थे, जो वर्ग संघर्ष था, जहाँ एक वर्ग समृद्ध था और दूसरा वर्ग लगातार शोषणकारी होता जा रहा था,
एक जगह तो व्यापार में वृद्धि हो रही थी, एक जगह तो लगातार विलासिता की वस्तुओं का यूज़ किया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर लगातार शोषण हो रहा था। डॉब आगे चर्चा कर रहा है, और आगे जब डॉब की चर्चा हो रही है तो बहुत सारे लोग डॉब को समर्थन दे रहे हैं और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम डॉब से क्या है, प्रभावित नहीं है, हम उससे समर्थन नहीं करते, क्योंकि जो सामंतवाद है इसके पतन के कुछ और भी कारण रहे हैं। जब सामंतवाद पर आधुनिक चर्चा हो रही है तो बड़े पैमाने पर विवाद भी आ रहे हैं। ये विवाद ये कह रहे हैं कि सामंतवाद मौलिक रूप से राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए, कानूनी रूप से देखा जाना चाहिए, या फिर सामाजिक रूप से देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में देखते हो, आप लॉ के हिसाब से देखते हो, तो इसका मतलब ये एक संवैधानिक काम है। लेकिन जब आप सामाजिक व्यवस्था में देखते हो तो ये ना संवैधानिक नहीं है, ये तो समाज ने अपने आप ही एक ऐसी संस्था बना दी है। तो यूरोप में जो सामंतवाद था ये सामाजिक था, कानूनी नहीं था, ये राजनीतिक नहीं था। और डॉब यही कह रहा है, डॉब ये कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से था। डॉब ने बहुत सारे पहलुओं पर जोर दिया है। उसके अनुसार सामंती जो पद्धति थी वो निर्वाह उत्पादक के एक वर्ग द्वारा किया जाता था और बाकी लोग लगान की अदायगी करते थे। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो संकट आया उसके बाद ही सामंतवाद क्या होने लगा, पतन होने लगा। मध्य युग में कृषि दासता समाप्त हो गई। देखिए, जब हम 14वीं शताब्दी के संकट की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में जलवायु संकट आया और यूरोप की जनसंख्या आधी से भी ज़्यादा खत्म हो गई। महामारियां फैली इस दौरान। इसके अलावा राजनीतिक संकट भी आया, आक्रमण भी हुए। तो जब मध्य युग का पतन होगा और आधुनिक युग का शुरू होगा तो बोल रहा है मध्य युग के अंत में कृषि दासता समाप्त हो गई, मध्यकालीन सरकारी संरचनाएं ध्वस्त हो गई, जमींदारों की शक्ति हालांकि बनी रही। एक वर्ग के तौर पे किसान आगे चलकर मजबूत हुए, लेकिन फिर भी वो जमींदारों के अधीन ही रहे। काम पर जो भी बल रखा जाता था मजदूरों का, वो बल के अधीन था, यानी कि मजबूरी में उनसे काम करवाया जाता था। और आज भी लोग जो मजदूरी कर रहे थे सिर्फ पेट पालने के लिए कर रहे थे। व्यापारिक पूंजीपति अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और जमींदारों ने सहयोग दिया। ये सारी चीज़ 14वीं शताब्दी में चल रही हैं, मध्य युग के अंत में चल रही हैं, और यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, ऐसा डॉब कह रहे हैं। डॉब के तर्क आने से पहले, यानी कि डॉब की ये बात कहने से पहले ये माना जाता था कि बाजार में जब विनिमय बढ़ेगा, मुद्रा बढ़ेगी, तो सामंतवाद खत्म होगा। यानी कि जब बाजार में व्यापार बढ़ना शुरू हुआ तो सामंतवाद खत्म हो गया। अब जमींदारों के पास उतनी ज़मीनें नहीं रही, अब जमींदारों के पास वो आर्थिक पावर नहीं रही जो व्यापारियों के पास थी। इसकी वजह से सामंतवाद खत्म हुआ। लेकिन डॉब जब अपना तर्क देगा ना तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। डॉब कह रहा है नहीं, जो सामंतवाद के अंदर कमजोरियाँ थी ना उसकी वजह से सामंतवाद पतन हुआ है, क्योंकि सामंती जमींदार ना अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुओं का यूज़ करते थे। देखिए, विलासिता की वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं की तुलना में महंगी होती हैं। ऐसे में सामंती जमींदार जो अधिक से अधिक विलासिता वस्तुओं की उपभोग करते थे, तो ऐसे में बाजार में एक डिमांड हुई कि विलासिता की वस्तुएं चाहिए। युद्ध और लूटमार की वजह से काश्तकारों पर बोझ बढ़ गया, जिसकी वजह से सामंतवाद खत्म हो गया। युद्ध के खर्चे बढ़ गए थे, इन सब में उत्पादन पर आर्थिक दबाव बढ़ाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई। भूमि से लोग पलायन करने लगे, किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि सामंती अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। सन 1300 के बाद तो शोषण और ज़्यादा बढ़ गया था, उत्पादन स्थिर हो गया था, जनसंख्या में गिरावट आ गई थी, श्रम में कमी हो गई, किसान विरोध करने लगे, पलायन करने लगे, लगान का भुगतान करने के लिए मना करने लगे, युद्ध होने लगा, जागीरदारों को पट्टे पर देने की जो प्रथा थी वो बढ़ गई, किसान गरीबी से विभाजित हो गए। किसानों में अमीर और मध्य वर्ग के समूह का जो उदय था वो दिहाड़ी मजदूर के बढ़ते उपयोग के कारण जमींदारी व्यवस्था कमजोर हो गई। यानी कि पहले जो बंधुआ मजदूर लोग काम करते थे, अब उनकी जगह दिहाड़ी मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि एक दिन काम कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। 15वीं शताब्दी तक आते आते सामंती अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ऐसा कौन कह रहा है? डॉब। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सामंतवाद के पतन में डॉब ने क्या तर्क दिए हैं, मॉरिस डॉब ने क्या तर्क दिए हैं, उनके विचारों के बारे में बताइए, तो आप यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ की चर्चा करेंगे। आगे चैप्टर में बात की गई है पॉल स्वीजी के बारे में कि पॉल स्वीजी ने क्या बताया है। तो पॉल स्वीजी के बारे में ज़्यादा हमारी किताब में नहीं दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। पॉल स्वीजी कह रहा है कि सामंतवाद के पतन का कारण था बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि देखिए, पूंजीवाद में खुली अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर रहा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन सामंतवाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो रहा है। सामंतवाद एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जो अपने क्षेत्र में बस उत्पादन कर रही है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कर रही है। तो ऐसे में एक दिन तो सामंतवाद का पतन होना ही है, ऐसा पॉल स्वीजी कह रहा है। तो पॉल स्वीजी के बारे में एक ही पैराग्राफ है जिन्होंने मुख्य रूप से ये बात की है कि जो वर्ग संघर्ष हुआ और बड़े पैमाने पर ये बंद अर्थव्यवस्था की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कुछ लोग तो विकसित होते गए और बाकी सारे लोग अल्पविकसित हुए, जिसकी वजह से ये सामंतवाद पतन हो गया। आगे ताका हाशी और रॉडनी हिल्टन
के विचारों की बात की गई है। और अगर आपने मॉरिस डॉब के विचार अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको ताकाशाही और रॉडनी हिल्टन के बारे में भी समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं मॉरिस डॉब का समर्थन करेंगे और स्वीजी का विरोध करेंगे। तो एक मार्क्सवादी इतिहासकार था कोहाचिरो ताकाशाही, इसने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय महाद्वीप में सामंतवाद का जो अनुभव है वो इंग्लैंड से शुरू होता है। ताकाशाही ने स्वीजी द्वारा सामंतवाद के एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में अस्वीकार कर दिया, यानी कि स्वीजी ने ये कहा था कि सामंतवाद का पतन किसकी वजह से हुआ है, बंद अर्थव्यवस्था की वजह से। वो एक लोकल अर्थव्यवस्था थी, आपस में व्यापार करते थे, बाहर व्यापार नहीं करते थे। तो ताकाशाही ने स्वीजी की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था नहीं, वस्तुओं का उत्पादन ना सामंतवादी प्रथा में अलग अलग क्षेत्र में किया जाता था। यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि उत्पादन कैसे होता था यूरोप में। वैसे तो जो ताकाशाही है इसने डॉब के दृष्टिकोण को समर्थन दिया, सामंतवाद का पतन इसके आंतरिक कारणों की वजह से हुआ है, जैसे वर्ग संघर्ष हुआ, लेकिन बाहरी व्यापार की वजह से नहीं हुआ। क्योंकि मॉरिस डॉब भी यही कह रहा है कि सामंतवाद का पतन कैसे हुआ है, उसके आंतरिक कारणों की वजह से, उसके अंदर में जो विरोध था उसकी वजह से। तो अगर आपको डॉब क्लियर है तो डेफिनेटली ताकाशाही भी आप कर दोगे। इसी प्रकार से जो रॉडनी हिल्टन है इसने भी स्वीजी के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। उसका ये कहना था कि लंबी दूरी का व्यापार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवाद के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। स्वीजी का दृष्टिकोण जो है ना वो पिरेन के शोध प्रबंधन पर आधारित था। और जब हम पिरेन की बात करते हैं तो ये मध्यकाल के प्रसिद्ध बेल्जियम के इतिहासकार थे। इन्होंने ये दावा दिया था, इन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा था कि पश्चिम में जो आर्थिक गिरावट आ रही है ये रोमन साम्राज्य के विनाश के साथ मेल नहीं खाती। यानी कि जो बड़े पैमाने पर, देखिए ये किताब आपको जब भी समझ में आ सकती है जब वर्ल्ड हिस्ट्री की तीनों किताबें आपने पढ़ी हो, वरना ये चैप्टर्स बहुत हार्ड हो जाएंगे आपके लिए। तो अगर आपकी तीनों किताबें कंप्लीट ना वर्ल्ड हिस्ट्री की तभी ये समझ में आ सकती है, अन्यथा तो आप ना इसमें आंसर लिख नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर आप सामंती अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहले विशेषताएं बताना और फिर डॉब का दृष्टिकोण बताना, और डॉब के दृष्टिकोण के साथ ही ताकाशाही जो है उसका समर्थन बताना, और फिर रॉडनी हिल्टन भी इसी बात के बारे में कहेगा। क्योंकि जब आपको रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ये पता चलेगा तभी आप इस लाइन का मतलब समझेंगे। तो पिरेन के खिलाफ हिल्टन तर्क दे रहा है, यानी कि जो पॉल स्वीजी ने कहा था उसके खिलाफ ताकाशाही भी कह रहा है, उसके खिलाफ रॉडनी हिल्टन भी कह रहा है। फिर आगे रॉडनी हिल्टन ये भी कह रहा है, डॉब के तर्क से वो समर्थित था। उसने कहा साम्यवाद का पतन आंतरिक संघर्ष की वजह से हुआ है। सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण उत्पादन की शक्तियों के विकास पर निर्भर था। यह सामंती कुलीनों और किसान के बीच संघर्ष की वजह से खत्म हुआ, क्योंकि जो कुलीन और राजकुमार थे ये लगान की आय को ज़्यादा करना चाहते थे। इनके बीच में अपने आप में प्रतियोगिता चलती थी, हर एक सामंती दूसरे सामंती से विकसित होना चाहता था। ऐसे में वो किसानों का जमकर शोषण करता था। इसी वजह से किसानों ने विद्रोह कर दिया और सामंतवाद का पतन हो गया। इसके साथ साथ और भी कुछ कारण थे सामंतवाद के पतन के, जिसमें था 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी में लगान के लिए संघर्ष बहुत तीव्र हुआ, चरम सीमा पर पहुंच गया। उत्पादन में गिरावट आई, टैक्स ज़्यादा, युद्ध, लूट और नगद भुगतान के लगान से बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण होने लगा। सामंती लगान उत्पादन के लिए अब प्रोत्साहित नहीं रहा। सामंती भूस्वामी अपने निरंतर अस्तित्व के लिए राज्य की शक्तियों पर निर्भर हो गए, यानी कि राजा पर निर्भर हो गए। इसके अलावा मुद्रा का प्रचलन बहुत तेज गति से हुआ। जागीरों में अमीर और गरीब जनसंख्या का समाज का स्तरीकरण बढ़ गया, यानी कि समाज में दो वर्ग पैदा हो गए, एक गरीब और एक अमीर। और ऐसे में गरीब अपनी शोषणकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ डेफिनेटली उठाएगा। परिणाम ये होगा सामंतवाद पतन हो जाएगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर हमें ये बात ध्यान रखनी है, सामंतवाद का पतन किसकी वजह से हुआ है, उसके आंतरिक विद्रोहों की वजह से। हिल्टन के दृष्टिकोण में शहर और व्यापार की भूमिका भी थी, जिसकी वजह से सामंतवाद का पतन हुआ। अगर शहरों का उदय नहीं होता, व्यापार का उदय नहीं होता, शिल्पकारों का उदय नहीं हुआ होता, तो शायद सामंतवाद का पतन नहीं हुआ होता। ऐसी एक व्यक्ति और है मैरिंगटन। मैरिंगटन ने यह तर्क दिया है कि शहर और व्यापार ये सामंतवाद के साथ एक घटना थी, ये बाहरी पूंजीवादी शक्तियाँ नहीं थी। सामंतवाद ने खुद को खुद कमज़ोर किया है, इसलिए उन्होंने पूंजीवाद के उद्भव में कोई भूमिका अदा नहीं की। तो आई होप से यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि जितने भी विचारक हैं वो मॉरिस डॉब के समर्थक हैं, और वो कह रहे हैं कि सामंतवाद का पतन किसकी वजह से हुआ है, उसकी आंतरिक कमजोरी की वजह से। आगे चैप्टर में E.J. हॉब्सबॉम के बारे में बताया गया है, जिन्होंने असमान विकास के ऊपर अपनी टिप्पणी की है कि सामंती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हर एक क्षेत्र का एक जैसा विकास नहीं हुआ। कुछ क्षेत्र तो आगे बढ़ते गए जबकि कुछ क्षेत्र पीछे हटते गए। ऐसे में द्वंद्व हुआ समाज में, और समाज में जब द्वंद्व हुआ तो समाज में एक क्रांति होगी। परिणाम था सामंतवाद खत्म हो जाएगा और पूंजीवाद का उदय हो जाएगा। तो अगर इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो वो यही बनता है
कि सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण में मॉरिस डॉब के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। अब अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो असमान विकास आप समझ ही रहे हैं, एक क्षेत्र का विकास होगा और दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक वही बात की गई जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली है। आगे चैप्टर का निष्कर्ष दिया है। तो आपको चैप्टर समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि थोड़ा सा टफ तो जरूर है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।